नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। इकोनॉमिक के नए संकेत कुछ संदेश भी देते हैं। दैनिक भास्कर। अर्थनीति के मैदान में क्या नियम सबके लिए समान है? अभय कुमार दुबे। प्रदूषण और धर्म हिंदुस्तान। सुपर ह्यूमन मशीनों के हाथों में ना जाए शिक्षा की बागडोर। अनुराग बेहर। अब संपादकीय विस्तार से। इकोनॉमिक के नए संकेतक कुछ संदेश भी देते हैं। दैनिक भास्कर। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में श्रम शक्ति को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से निकालकर उद्योगों, सेवा क्षेत्रों या शहरी व्यवसायों में लाना सफल आर्थिक नीति का पैमाना है। श्रमिक अगर शहरों में नहीं रहे और जीडीपी में कृषि का योगदान भी नहीं बढ़ रहा है तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर का विकास रोजगार देने वाला नहीं है? एक नया आंकड़ा इस खतरे को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि मजदूरों का गांव से शहर आने का मुख्य साधन ट्रेन है, लेकिन वर्ष 2018 से 19 में जहां हर रोज 2.32 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते थे, वे वर्ष 2023-24 में मात्र 1.84 करोड़ रह गए, जबकि आबादी इस दौरान बढ़ी है। कोरोना काल में मजदूरों के ऐतिहासिक रिवर्स माइग्रेशन के कारण वर्ष 2020 से 21 में रोज मात्र 34 लाख रेल टिकट बिके। कोरोना के बाद जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी तो 2021-22 में ट्रेन यात्रियों की संख्या रोजाना 96 लाख हुई, जो अगले साल 1.75 करोड़ हो गई। चूंकि ये मजदूर रेलवे का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं और इनके न आने जाने से रेलवे की भी क्षति होती है, लिहाजा यह नया संकेतक नीति निर्धारकों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। क्या फ्री राशन, लाडली बहन जैसी योजनाएं, किसान सम्मान निधि या अन्य सीधी नकद डिलीवरी ने इन मजदूरों को बेहतर जीवन जीने के उत्साह को कम किया है? किसी भी समाज में बेहतर जीवन जीने की इच्छा का कम होना खतरनाक स्थिति होती है। इसका एक और संकेतक है ग्रामीण मजदूरों के पारिश्रमिक का लगातार कम होना। जहां जीडीपी बढ़ रही है, वहीं लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इन श्रमिकों का वास्तविक वेतन महंगाई घटाकर कम होता गया है, यानी उनके जीवन की आर्थिक गुणवत्ता भी घट रही है। यानी देश का विकास पूंजी संघन है, न कि रोजगार परक। अर्थनीति के मैदान में क्या नियम सबके लिए समान है? अभय कुमार दुबे। अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर। राहुल गांधी का एक हालिया लेख चर्चा में है। आलोचकों को इस लेख पर तरह तरह की आपत्तियां हैं। मसलन वे कह रहे हैं कि राहुल को राजे रजवाड़ों द्वारा आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान की जानकारी नहीं, लेकिन इनमें से कोई उस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है जो उस लेख की केंद्रीय विषय वस्तु है। पूरे लेख में सवाल यह उठाया गया कि भारतीय पूंजीवाद की समुचित संरचना क्या होनी चाहिए और इस समय उसका जो ढांचा वह उचित है या अनुचित। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सही मायनों में देश में समाजवाद ना तो कभी था और ना ही कभी आने वाला है। हमारा जो आर्थिक विकास होगा या हो रहा है वह पूंजीवाद के जरिए ही होना है। कारपोरेट सेक्टर और सरकार के बीच बनने वाला समीकरण हमारी नीति की चालक शक्ति है। इस विषय पर अर्थशास्त्री को यदाकदा लिखते विचारते हैं, पर नेता लोगों से छूने से आमतौर पर परहेज करते हैं। अब राहुल गांधी ने इस मसले को छेड़ दिया है। इस पर राजनीतिक पक्ष विपक्ष से हटकर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी का मुख्य तर्क यह है कि आर्थिक धरातल पर सभी खिलाड़ियों और सभी टीमों के लिए समान मौकों के नियमों का पालन करने के बजाय तरह तरह से पक्षपात हो रहा है, मैच फिक्सिंग की जा रही है। इसके कारण कारपोरेट जगत में असंतोष है, बेचैनी है और कुल मिलाकर सरकारी समर्थन का लाभ उठाकर अपनी मोनोपोली कायम करने वाली गिनी चुनी कारपोरेट ताकतों को छोड़कर बाकी स्वयं को शोषित और वंचित जैसा महसूस कर रहे हैं। यह सरकारी रवैया भारत की समृद्धि के रास्ते में रोड़ा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी राजनीतिक सरकार द्वारा प्रोत्साहित इस मोनोपोली का विरोध करने वाली है। उसका मकसद सभी उद्योगपतियों को अर्थनीति में समान धरातल मुहैया कराना है।
प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में सरकारी नीतियों पर के दम पर भारत में मोनोपोली का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूंजी का चरित्र केंद्रीकरण वाला होता है, इसलिए इसमें मोनोपोली होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और आमतौर पर सरकारें इस रुझान को कमजोर करने के तरीकों पर विचार करती रहती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसमें न केवल मोनोपोली के पक्ष में नीतियां बनाई हैं, बल्कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उद्योग व्यापार के जगत में भय का माहौल तैयार किया है। संसद में विपक्ष के नेता की तरफ से लगाया गया यह एक बेहद गंभीर आरोप है। इसका तो सरकार की तरफ से बाकायदा अधिकृत जवाब आना चाहिए। इस आरोप से दो अर्थशास्त्रियों की बातें याद आती हैं। दोनों ही मोदी सरकार के साथ नजदीकी तौर पर काम करते रहे हैं। ये हैं प्रोफेसर विरल आचार्य, जो 2 साल तक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे, और अरविंद सुब्रमण्यम, जो मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। विरल आचार्य का एक लेख इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने देश के 5 बड़े उद्योग व्यापार घरानों अदानी, अंबानी, टाटा, भारतीय एयरटेल और आदित्य बिरला समूह को नेशनल चैंपियन मोनोपोली वाले पूंजीपतियों के लिए नया नाम की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था के मैदान में ये 5 कारपोरेट समूह ही खेल रहे हैं और खेल के सारे नियम इनके लाभार्थी बनाए जाते हैं। इनकी प्राइसिंग पावर जबरदस्त है। विरल आचार्य ने यह भी कहा कि ये उद्योग व्यापार घरानों की कीमत पर बढ़ रहे हैं। विरल आचार्य की इन बातों का अभी तक किसी अर्थशास्त्री ने खंडन नहीं किया। कुछ दिन पहले अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा कि भारत में निजी क्षेत्र निवेश के लिए अपनी तिजोरी क्यों नहीं खोलता। हम जानते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र के पास कम से कम 2 लाख करोड़ की रकम न जाने कब से पड़ी हुई है, पर वह उसे अर्थव्यवस्था में लगाना नहीं चाहता। निवेश की जिम्मेदारी केवल सरकार की रह गई है। वही आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में पैसा लगाती है। निजी क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में नया निवेश नहीं करता। सुब्रमण्यम का कहना है कि उद्योगपति डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे नया पैसा लगाएंगे तो सरकार की तरफ से उन्हें नीतिगत और संस्थागत समर्थन नहीं मिलेगा। सुब्रमण्यम के इस विश्लेषण का भी सरकार की तरफ से खंडन नहीं आया है। अगर राहुल गांधी, विरल आचार्य और अरविंद सुब्रमण्यम की बातों पर मिलाकर गौर किया जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो पूंजीवाद के तहत मोनोपोली होने की स्वाभाविक प्रक्रियाओं के परे जाता है। प्रदूषण और धर्म। हिंदुस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने फिर प्रदूषण को निशाने पर लेकर एक अनुकरणीय और स्वागत योग्य संदेश दिया है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के एक बड़े इलाके में वायु प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। क्या प्रदूषण के लिए केवल दीपावली में होने वाली आतिशबाजी को जिम्मेदार मान लिया जाए? लगभग यही सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया है। न्यायालय ने सोमवार को तो टूक कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जिससे वायु प्रदूषण हो सकता है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को 25 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा प्रतिबंध लगाए रखने का निर्देश दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को लगातार 13वें दिन बहुत खराब श्रेणी में रही। प्रदूषक तत्व मानो शहर में ठहर से गए हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य मोर्चे पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय की सजगता का स्वागत होना चाहिए और लोगों को आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद रखनी चाहिए। हर किसी को अपने आसपास गौर करना चाहिए। प्रदूषण फैलाकर हमने हालात को किस कदर बिगाड़ लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में धूल और धुंध की वजह से कभी-कभी 800 मीटर से ज्यादा दूर की चीजों को देखना मुश्किल हो जा रहा है। न्यायाधीश अभय एस ओका और अगस्टीन चार्ज मसीह की पीठ ने उचित ही कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का व्यापक महत्व है। धर्म पवित्रता और शुद्धता की दुहाई देता है। लोग बहुत धार्मिक होने का दावा करते हैं, मगर धर्म के पृथ्वी या पर्यावरण के अनुकूल जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना करते रहते हैं। वैज्ञानिक तो लगातार चेतावनी देते रहते हैं। कानून और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जाती है, पर बहुत से लोगों को यह बताना जरूरी है कि प्रदूषण फैलाना किसी अधर्म या दुष्कृत से कम नहीं है। पृथ्वी
या पर्यावरण का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। न्यायालय यह जानने के प्रयास में है कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सभी पटाखा निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया था या नहीं। पुलिस ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश के लिए क्या कदम उठाए थे। न्यायालय ने माना है कि दिल्ली पुलिस ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। अब दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए अलग इकाई बनानी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले दिनों में शादी विवाह या अन्य उत्सवों के समय पटाखे जलाने पर रोक लग सकती है। बेशक पटाखों पर प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि आतिशबाजी का विकल्प क्या है। अगर आवासीय या इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की सुविधा आम लोगों तक पहुंचे और लोकप्रिय हो तो कम से कम बड़े शहरों के तमाम आयोजनों की तस्वीर बदल जाएगी। किसी भी सभ्य और शिक्षित समाज में स्वास्थ्य अनुकूल योजना मानवीयता ही नहीं बल्कि अब जीवन की मूलभूत अनिवार्यता है। सुपर ह्यूमन मशीनों के हाथों में नाजायज शिक्षा की बागडोर। अनुराग बेयर, सीईओ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। हाल फिलहाल की कोई भी तकनीकी इतनी उत्तेजना पैदा नहीं कर सकी है जितनी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पैदा की है। यह कल्पना की जा सकती है कि एआई में इस तरह के आश्चर्यजनक विकास के लिए जिम्मेदार लोग इसके भविष्य को लेकर सही कहते रहे हैं कि जल्द ही यह इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। हमें यह अनुमान भी मान लेना चाहिए कि यह बुद्धिमत्ता उन व्यवहारों और कार्यों में सक्षम बनाएगी जो उन इंसानी क्षमताओं का नतीजा होती हैं जिनको हम मूलतः मानवीय मानते हैं और उसी आधार पर फैसले लेते हैं। इसे हम सुपर ह्यूमन एआई SHAI कह सकते हैं, मगर सवाल है कि शिक्षा में इसकी मदद किस तरह ली जा सकती है। ऐसे सुपर ह्यूमन रोबोट शिक्षा में 4 प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। छात्र सहायक के रूप में, शिक्षक सहायक के रूप में, छात्रों के लिए शिक्षक के रूप में और शिक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहायक के रूप में। इस पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सुपर ह्यूमन तक पहुँचने से पहले ही एआई का शिक्षा में अत्यंत सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए। नीति यही होनी चाहिए शिक्षा में जो इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में हो और ऐसा तभी किया जाए जब सुनिश्चित हो जाए कि इसे कोई खतरा नहीं है। 4 परस्पर जुड़े कारणों की वजह से हमें यह नीति बनानी चाहिए। पहला कारण है खोखला करना। अगर सुपर ह्यूमन एआई सहायक होगी तो ना तो शिक्षकों और ना ही छात्रों को सोचने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप किसी क्षमता का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो उसे खो देते हैं या वह विकसित नहीं हो पाती। चूंकि सुपर ह्यूमन एआई में इंसानों जैसी सोचने की क्षमता होगी इसलिए इसके आने से ज्ञान संबंधी खोखलापन निश्चित तौर पर दिखेगा। हालांकि लगभग सभी मानवीय क्षमताओं को लेकर यह डर बना रहेगा। दूसरा फॉर्म फैक्टर, यह एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब है कि कोई चीज किस भौतिक रूप में चाहिए, बक्सानुमा, छोटा, मुलायम या अन्य रूपों में। फोन के जरिए हमसे बातचीत करने वाले एआई का फॉर्म फैक्टर एआई रोबोट से अलग होता है जो हमें मार भी सकता है। शिक्षा से जुड़ी हमारी इच्छाएं और सीखने की मानवीय प्रक्रियाएं कुछ ऐसी ही होती हैं कि फोन या कंप्यूटर वाले फॉर्म फैक्टर शिक्षा में सुपर ह्यूमन एआई का इस्तेमाल सीमित कर देंगे, क्योंकि प्रभावी शिक्षा के लिए छात्र की शारीरिक व मानसिक दशा को समझना, उसका ध्यान आकर्षित करना आदि आवश्यक होता है। ऐसे बच्चों में समूह में किया जाना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वे सामाजिक बने। इन सब का मतलब है कि सुपर ह्यूमन एआई को मौजूदा कक्षा जैसे किसी परिवेश में काम करना होगा। कंप्यूटर बॉक्स या स्क्रीन के अंदर फंसे सुपर ह्यूमन एआई की अपनी सीमाएं होंगी। तीसरा है नियंत्रण। यदि सुपर ह्यूमन एआई वाकई उसी रूप में हो जैसा हम सोच रहे हैं तो क्या हम इसे अपनी निजी और सामूहिक जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देना पसंद करेंगे? निसंदेह सुपर ह्यूमन एआई नियंत्रण करना चाहेगा, चाहे शिक्षक के रूप में या सहायक के रूप में। क्या हमें इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए? याद रखिए, जो शिक्षा को नियंत्रित करता है वह हमें भी काबू में करता है। चौथा है विस्तार। यह सबसे मौजूद वजह है। प्रौद्योगिकी मानवीय व्यसनों व व्यक्तियों को बढ़ाती है, यह असमानताओं को मजबूत बनाती है। इसमें सबसे अच्छी व उपयोगी चीजें हमेशा अमीरों के हाथ में होती हैं, जबकि गरीबों को सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका प्रतीकात्मक लाभ मिलता है। शिक्षा में एआई का कोई भी लाभ अलग अलग
तरह से अमीरों के हिस्से में जाएगा, फिर चाहे वह व्यक्ति के तौर पर हो या राष्ट्र के तौर पर हो। और इसका प्रतिकूल नतीजा सबसे पहले वह सामान्य तौर पर वंचितों को ही भुगतना होगा, जिसके बाद पूरी मानवता को। क्या हम शिक्षा को भी ऐसी तकनीकी के हवाले कर देना चाहते हैं जो भले इंसानों जैसी लगे लेकिन इंसान ना हो और अधिक ताकतवर हो, जो छात्रों के दिमाग को खोखला कर दे और हमें नियंत्रित करने की स्थिति में हो, जो असमानता व संघर्ष को बढ़ा दें? इनका जवाब हमें ही पता है। धन्यवाद।